नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल में हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि इसका जो अध्ययन होता है, पाषाण काल का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। किसमें होता है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत होता है। इसमें हम देखते हैं, मैंने आपको जैसा बताया था कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है, प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमें लिखित विवरण प्राप्त नहीं होते हैं और इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातात्विक सामग्रियां। क्या है? पुरातात्विक सामग्रियां या मानव द्वारा, क्या है? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, वही उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसी प्रागैतिहासिक काल में हम सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं? पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल के अध्ययन के दौरान हम क्या करेंगे कि पहले तो समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग आज से 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। और ऐसे क्या मान लिया जाए? एक रोड मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? एक रोड मान लिया जाए। वो भी रोड कैसी हो? यहां 100 किलोमीटर की हो। कितने किलोमीटर की हो? 100 किलोमीटर की हो। और इस 100 किलोमीटर के अंतर्गत हम क्या करें कि इसकी यात्रा करें। हम क्या करें? इसकी यात्रा करें। और इस यात्रा में हम क्या करें? पहले जो आधा जो रास्ता होगा, क्या होगा? पहले जो आधा रास्ता होगा वो क्या होगा? 50 किलोमीटर का होगा। और इस 50 किलोमीटर की यात्रा में क्या है? इस 50 किलोमीटर की यात्रा पे पृथ्वी में हमें ना तो कोई जीव दिखाई पड़ेगा, ना ही तो कोई वनस्पति के बारे में पृथ्वी में जानकारी मिलेगी। पहले में क्या होगा? हमें ना तो कोई जीव मिलेगा, ना ही किसी वनस्पति के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन क्या होगा? 50 से 88 किलोमीटर तक क्या है? 50 से 88 किलोमीटर के बीच क्या है? 88 किलोमीटर के बीच, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आया था? पानी आया था। और समुद्र में क्या है? इस दौरान समुद्र में हमें क्या देखने को मिलेंगे? रीढ़ विहीन जीव। क्या देखने को मिलेंगे? रीढ़ विहीन जीव। रीढ़ विहीन जीव। और जैसे कि जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश। मतलब ये जो जीव होंगे क्या होंगे? ये जो जीव होंगे इनमें हड्डियों के साक्ष्य नहीं पाए जाएंगे। जबकि इसके बाद या 88वें वर्ष ही क्या है? 88वें किलोमीटर ही पे हमें क्या मिलेगा कि जल में रहने वाले भी जीव मिलेंगे और स्थल पर भी रहने वाले जीव मिलेंगे। जिसका एग्जांपल आप मान सकते हो मेढक। क्या है? मेढक क्या है? जल में भी रह लेता है और स्थल में भी रह लेता है। ध्यान देने वाली बात है, यहां तक जो विकास होगा क्या होगा? यहां तक जो विकास होगा, यहां पर स्तनपायी क्या है? यहां पर स्तनपायी जीव नहीं पाए जाएंगे। यहां तक स्तनपायी जीव नहीं पाए जाएंगे। इसके पश्चात क्या है? इसके पश्चात हम कहां जाते हैं? 98 किलोमीटर पर। कहां जाते हैं? 98 किलोमीटर पर जाते हैं। और हम देखते हैं क्या है? हम देखते हैं कि यहां पर
स्तनपायी जीव देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। क्या है? देखने को मिलने लगते हैं। और इसी में क्या है? इसी में क्या होगा? मानव का विकास प्रारंभ होगा। मानव का विकास प्रारंभ होगा। और मानव के विकास में लगभग कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर है। लेकिन जिसमें हम इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें हम इतिहास पढ़ते हैं, उस इतिहास में इस 2 किलोमीटर में भी आधा तक, मान लीजिए कि आप एक पैर, मतलब कि एक पैर को उठाकर आगे रखते हैं, तो उसके आधे से भी कम में किसका विकास हुआ है? इतिहास, या इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। समझ में आई बात कि 50 किलोमीटर तक हमें कुछ नहीं मिलेगा और 50 से 88 किलोमीटर के बीच हमें ऋण विहीन जीव मिलेंगे। और उसके पश्चात उसी में क्या मिलेंगे? जेलीफिश। और 88वें किलोमीटर पे हमें क्या मिलेंगे? जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक। और 98 में हम क्या करेंगे? मानव विकास को देखते हुए अंतिम अवस्था में जिसमें हम इतिहास को पढ़ते हैं, वो केवल और केवल आधे टक के समान ही है। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लिखिएगा, अगर हम कल्पना करें कि पृथ्वी के इतिहास के पृथ्वी के इतिहास के 4 अरब 50 करोड़ वर्षों का 4 अरब 50 करोड़ वर्षों का प्रतिनिधित्व 100 किलोमीटर की लंबी कोई सड़क करती है, तो हम अपनी आधी यात्रा के दौरान पृथ्वी पर ना तो कोई जीव ना ही कोई वनस्पति को पाते हैं। तो हम अपनी आधी यात्रा के दौरान पृथ्वी पर ना तो कोई जीव ना ही कोई वनस्पति को पाते हैं। 88 किलोमीटर चल लेने के पश्चात हमें इसी दौरान पृथ्वी पर जलीय जीव जैसे
ऋण विहीन जीव, ऋण विहीन जीव, ऋण विहीन जीव तथा जेलीफिश, जेलीफिश के साथ प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। 28वें किलोमीटर, 28वें किलोमीटर पर हम कुछ ऐसे जीव देखते हैं, ऐसे जीव देखते हैं जिसमें वह जल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी, और स्थल पर भी रहते हैं। एग्जाम्पल, मेढक, मेढक। परंतु 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 98 किलोमीटर, 98 किलोमीटर से पहले, 98 किलोमीटर से पहले हमें स्तनपायी, स्तनपायी जीव पृथ्वी पर नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। स्तनपायी का मतलब यह है कि वह जो बच्चे देते हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। इससे पहले जो जानकारी मिल रही है वो जो जीव होंगे वो अंडे देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, मानव के शारीरिक विकास का कुल समय, विकास का कुल समय हमारी यात्रा के 20 मीटर से अधिक नहीं होगा, से अधिक नहीं होगा। इस तरीके से हम इसके बारे में जानते हैं और सीधे फिर हम आते हैं कहां पर? पाषाण काल पर। कहां पे आते हैं? पाषाण काल पर हम आते हैं। और मैंने क्या है? पाषाण काल पर आते हैं। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कब दी थी? 1863 में दी थी। और कैसे दी थी? होता क्या है कि ये नदियों के किनारे, क्या है, नदियों के किनारे घूम रहे होते हैं। उसी दौरान इन्हें मद्रास के, क्या है, मद्रास के पल्लवरम, क्या है, पल्लवरम से हैंड एक्स प्राप्त होता है। क्या होता है? हैंड एक्स प्राप्त होता है। इसी आधार पर सर्वप्रथम
पाषाण काल के बारे में लिखना प्रारंभ हुआ। और हैंडेक्स क्या होता है? हाथ का कुल्हाड़ा। क्या होता है? हाथ का कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूस हुड को सर्वप्रथम कौन से उपकरण प्राप्त हुए थे? तो हैंडेक्स उपकरण प्राप्त हुए थे। और कब प्राप्त हुए थे? 1863 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। और किसने पाया था? रॉबर्ट ब्रूस हुड ने पाया था। और कहां पाया था? पलवरम में पाया था। इन सब पॉइंट से अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि अब तक या कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चीजें क्लियर हुई? ध्यान देने वाली बात है, पाषाण काल 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। पहला क्या है? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर भिन्नता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाएगी। और इसी भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण काल 3 भागों में बटा है। 3 भागों में सबसे पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। क्या है इसका डिवीजन? क्या है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इस पर अब तक कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अब तक कई क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन हमको यह समझना है कि यह डिवीजन किसके अनुसार हुआ, या पाषाण काल का विभाजन या किसके आधार पर हुआ है। तो ये 1960 के पहले क्या है? 1960 के पहले पाषाण काल को पाषाण काल की ही संज्ञा दी जाती थी। इसमें पहले कोई डिवीजन नहीं था, इसमें कोई डिवीजन नहीं था। और ऐसा माना जाता था कि पाषाण काल के पश्चात उत्तर पाषाण काल जैसी कोई चीज भारत में नहीं रही होगी। इसके आधार पर जब यूरोप में क्या है, यूरोप में हम देखते हैं कि कुछ चीजें अलग देने लगती है, तो इसी के आधार पर यूरोप के इतिहास के अनुसार ही हमने क्या किया है? पाषाण काल का विभाजन किया है। और पाषाण काल में सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसमें क्या डिवीजन हुआ है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो मानव था, इसमें जो मानव था उसका जीवन कैसे था? क्या है? उसका जीवन कैसे था? जैसे कि आप देखेंगे मानव का जो प्रारंभिक अवस्था होगी, मानव की जो प्रारंभिक अवस्था होगी, वहां हम देखेंगे कि मानव एक जंगली व्यक्ति है। क्या है? जंगली व्यक्ति है, या फिर जो जंगल में जानवर निवास करते हैं और मानव में कुछ अधिक फर्क या अंतर देखने को हमें नहीं मिलेगा। और उनका जीवन कैसे होगा? जंगलियों के जैसे होगा। और यह कहां निवास करेंगे? नदियों के किनारे। कहां करेंगे? नदियों के किनारे निवास करेंगे। और नदियों के किनारे निवास करेंगे और यहां पर ये लोग कंदमूल मतलब कि फल एवं मांस को खाएंगे। और मांस कैसे खाएंगे? शिकार करके। कैसे करके? शिकार करके मांस को खाएंगे।
और मांस को जब खाएंगे तो पहली बात तो इस शिकार के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ औजार या हथियार चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, औजार या हथियार को बनाने का कार्य करेंगे। तो पूर्व पाषाण काल में क्या है, पूर्व पाषाण काल में हम किसका अध्ययन, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें हम निम्न पुरा पाषाण काल, क्या है, निम्न पुरा पाषाण काल, इसमें हम पाषाण उपकरण में पेबुल, चापर एवं चापिंग उपकरणों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, पेबुल, चापर, चापिंग उपकरणों को पढ़ेंगे। जैसे कि पेबुल उपकरण कुछ गोल मटोल टाइप का होता है। कैसे होता है, कुछ गोल मटोल टाइप का होता है। होता क्या है कि नदियां कहां निकलती हैं, क्या है, नदियां पर्वतों से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। तो जब अधिक जल का बहाव होता है तो क्या करते हैं, पत्थर टूटते हैं। क्या है, पत्थर टूटते हैं और यही पत्थर रगड़ रगड़ कर कहां चले जाते हैं, नीचे आते जाते हैं और क्या हो जाता है, घिस घिस कर एक गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं। अगर इसका सटीक उदाहरण देखना है तो आप जाकर भारत में जो हिंदू धर्म में जो शिव जी की मूर्ति पाई या शिवलिंग जो पाया जाता है, शिवलिंग के पास कुछ छोटे छोटे ऐसे ही पाषाण उपकरण या पाषाण की चीजें रखी होती हैं, जिसे हम क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। और वैसा ही कुछ होता है, पाषाण उपकरण होता है। और इसी पाषाण उपकरण को हम क्या कहते हैं, पेबुल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेबुल कहते हैं। और इनका आकार बड़ा होता है। क्या होता है, इनका आकार बड़ा होता है। तो ये जब इस औजार का प्रयोग किसी जानवर को मारने के लिए या शिकार करने के लिए करेंगे तो या फेंकेंगे, और फेंकेंगे तो क्या होगा, यहां टूटेगा भी तो, क्या होगा, यहां टूटेगा भी तो ना। तो अगर एक फेस इसका टूट जाता है, मतलब कि एक एरिया जब टूट जाता है तो एक तरफ या नुकीला हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, चापर उपकरण कहा जाता है। तत्पश्चात इसी में दोनों तरफ जब हम दोनों मतलब इसको तोड़ देते हैं या टूट जाता है तो ये किसका होता है, बाइफेशियल या नुकीला हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, चापिंग उपकरण कहा जाता है। मतलब कि निम्नपुरा पाषाण काल में पेबुल उपकरण को हम पाते हैं, चापर को पाते हैं एवं चापिंग को पाते हैं। और इसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं सोहन संस्कृति। क्या कहते हैं, सोहन संस्कृति कहते हैं। इसको सोहन संस्कृत कहते हैं। सोहन संस्कृत, ये सोहन नदी है जो सिंधु की सहायक है। किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है। और कहां पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। इसमें हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात क्या है, तत्पश्चात निम्नपुरा पाषाण काल में हम और एक चीज का अध्ययन करते हैं, या एक और संस्कृत का अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसे क्या कहा जाता है, हाथ का कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा कहा जाता है। और इसको सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था, रॉबर्ट ब्रूस ने प्राप्त किया था। और इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी कहां मिलती है, दक्षिण भारत से मिलती है। कहां से मिलती है, दक्षिण भारत से मिलती है। और इसमें इसे हैंडेक्स संस्कृति या दक्षिण भारतीय संस्कृति या मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका अध्ययन किसने किया है, रॉबर्ट ब्रूस ने किया है। और तत्पश्चात क्या है, तत्पश्चात इसमें किसने अध्ययन किया है, ढेर सारे उनके सहयोगियों ने अध्ययन किया है। और इस तरीके से हम निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। और इसी में
इसी में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सोहन संस्कृति किसका पार्ट है, निम्न पुरापाषाण काल का, और दूसरा हैंडेक संस्कृति कब का है, निम्न पुरापाषाण संस्कृति का यह है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसको, मध्य पुरापाषाण काल को। किसको पढ़ते हैं, मध्य पुरापाषाण काल को पढ़ते हैं। देखिएगा मध्य पुरापाषाण क्या है, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में क्या होता है, इसी जो पेबुल, चापर, चापिंग उपकरण जो है, इसी में से जो फलक निकलते थे या जो टुकड़ा निकलता था, इसकी अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसकी अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, फलक संस्कृति। क्या नाम दिया जाता है, फलक संस्कृति नाम दिया जाता है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फलक मतलब इसको क्या कहता है, फलकों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल क्या है, उच्च पुरापाषाण काल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पूर्व पाषाण काल का, यह पुरापाषाण काल का अंतिम, पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था है। और इसमें हमसे पूछा जाता है कि अस्थि निर्मित, क्या है, अस्थि निर्मित, अस्थि निर्मित मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। क्या पूछा जाता है, मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो प्राप्त तो कहां होती है, लोहंदा नाला से। कहां से, लोहंदा, लोहंदा नाला से प्राप्त हुई है। और लोहंदा नाला कहां पड़ता है, बेलन नदी घाटी में पड़ता है। कहां पे, बेलन नदी घाटी में पड़ता है। और बेलन नदी घाटी कहां है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। कहां पे है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बगल में कुछ प्रोग्राम है, इस वजह से आपको डिस्टरबेंस होगी, इसलिए आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। थैंक यू।